कल हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में देखिएगा एक्चुअली ऑर्गन का सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है या कोई भी ऑर्गन जो है वो मेल या फीमेल कैसे डिसाइड किया जाता है, तो यही प्रोसीजर जो होता है आपका वो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है। इसमें मैंने आपको बताया था कि कई सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं उनके बनने से पहले ही उनका सेक्स डिटरमाइन कर लिया जाता है। तो इस तरह का जो सेक्स डिटर्मिनेशन कहलाता है वो कहता है प्रोगैमिंग। क्या कहलाता है? प्रोगैमिंग। मतलब इनका गैमेट बनने से पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि मेल बनाना है या फीमेल, ठीक है। तो प्रोगैमिंग इनका जो सेक्स डिटरमाइन होता है वो गैमेट फॉर्मेशन से पहले होता है या नहीं सॉरी गैमेट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। तो सेक्स डिटरमिनेशन बिफोर फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल हनी बी, किसमें होता है? हनी बी में होता है। अगर हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें हम तो उसमें देखिएगा क्या होता है, जब फीमेल न्यूक्लियर फ्लाइट के दौरान मेल के साथ कॉपुलेशन के लिए जाती है हनीकॉम्ब से बाहर, उसके पास एक स्पर्मेटिका होता है। स्पर्मेटिका होता है, इसी स्पर्मेटिका या स्पर्मेटिकल पाउच होता है, इसी के अंदर वो मेल के द्वारा रिलीज किए हुए सारे स्पर्म को कलेक्ट कर लेते हैं। और आपको पता होगा कि आफ्टर कॉपुलेशन उस मेल की डेथ हो जाती है। जितने भी मेल उस फीमेल के साथ कॉपुलेट करते हैं आफ्टर कॉपुलेशन उनकी डेथ हो जाती है। रीजन क्या होता है? उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है इसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर फंस जाता है और टूट जाने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इसी स्पर्मेटिका के अंदर जो फीमेल क्या करती है, सारे स्पर्म को कलेक्ट कर लेती है। अब इसके ओवरी से जब ओवा रिलीज किया जाएगा तो ये इसी ओविडक्ट के थ्रू होते हुए आएगा। अब पहले से ये डिसाइड कर लेती है, फर्टिलाइजेशन से पहले ही डिसाइड कर लेती है कि इसको मेल बनाना है या फीमेल बनाना है। अगर इसको मेल बनाना होता है तो ये स्पर्मेटिकल पाउच को बंद कर देती है और ये एग जो होता है वो अनफर्टिलाइज्ड ही बाहर निकल जाता है। हनी बी में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो 32 होता है। तो यानी इसमें फीमेल के हैप्लॉइड होंगे यानी 16। तो तीन तरह के मेंबर पाए जाते हैं हनी बी के कॉम में। छत्ते में तीन तरह के मेंबर, क्वीन है, वर्कर है और ड्रोन है। ये क्वीन जो होती है ये फीमेल होती है, वर्कर भी फीमेल होती है, ड्रोन खाली मेल होता है। ये डिप्लॉयड, ये भी डिप्लॉयड, ये हैप्लॉयड होता है। स्टेराइल, फर्टाइल, फर्टाइल। मेल ड्रोन जो होता है वो फर्टाइल होता है, वर्कर फीमेल जो होती है वो स्टेराइल होती हैं और क्वीन जो होती है वो फर्टाइल फीमेल होती है। क्वीन और वर्कर दोनों डिप्लॉयड होती हैं, इसके बावजूद ये वर्कर जो है वो स्टेराइल फीमेल होती हैं और क्वीन इज अ सिंगल फर्टाइल फीमेल इन द होल कॉम। पूरे छत्ते में इकलौती होती है जो क्या करती है, फर्टाइल होती है, दैट मींस हैविंग एबिलिटी टू फॉर्म एग वन, ये एग वन को प्रोड्यूस कर सकती है। तो देखिएगा अगर इसको मेल बनाना होता है तो ये अपने एग को अनफर्टिलाइज्ड ही पास कर देती है और उसी अनफर्टिलाइज्ड एग से आगे चल करके क्या डेवलप होता है, ड्रोन। यानी ये पहले से ही डिसाइडेड था कि मेल बनाना है या फीमेल। अगर फीमेल बनाना होगा तो ये एग जब यहाँ से पास होता है ये स्पर्मेटिकल पाउच को ओपन कर देगी, यहाँ से स्पर्म जाएगा और एग और स्पर्म दोनों फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ से फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट और जाइगोट से फिर आगे चल करके जाइगोट से आगे चलकर बनेगी फीमेल। बाद में डिसाइड किया जाएगा कि बनाना है क्वीन या वर्कर। अगर मान लीजिए जो हनीकॉम्ब में मधुमक्खी के छत्ते में जो क्वीन है वो ओल्ड हो गई है तो कोई नई रानी बनाना होगा, तो नई रानी बनाने के लिए इसको क्या किया जाएगा, इस इसमें इनको
रॉयल जेली खिलाया जाता है, एक शाही खाना होता है, ठीक है, रॉयल जेली, ये खिलाया जाता है और यही फीडिंग इनकी कंटिन्यू रखी जाती है थ्रू आउट द लाइफ। वो रॉयल जेली ही खाती है फीमेल, जिसकी वजह से उसका साइज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, प्रोटीन रिच डाइट होती है। अगर इनको वर्कर बनाना होगा फीमेल से तो 2 दिन तक रॉयल जेली खिलाएंगे, शाही खाना, उसके बाद पॉलन ब्रेड, उसके बाद उनको पॉलन ब्रेड खिलाया। तो उस पॉलन ब्रेड की वजह से वो फीमेल्स जो होती हैं वो स्टेराइल हो जाती है, ठीक है। किसी भी हनी कॉम्ब में अगर बात करें तो फीमेल एक होती है, ड्रोन 100 से 200 होते हैं मैक्सिमम, बाकी बचे हुए वर्कर्स, और बाकी बचे हुए इन द सेंस ये दैट डिपेंड्स ऑन द कॉम्ब साइज, मधुमक्खी के छत्ते पर डिपेंड करेगा। एक छत्ते में लगभग 50,000 से 1 लाख मधुमक्खियां होती हैं। तो इनमें जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो फर्टिलाइजेशन से पहले ही हो गया, इसको बोलते हैं प्री गैमेटिक। दूसरा क्या है, सिनगैमेटिक। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड होता है कि मेल बनेगा या फीमेल। ये तो अभी आपको कल बताया है ह्यूमन बीइंग। या मोस्ट ऑफ द मैमल में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन डिसाइड किया जाता है कि मेल बनेगा या फीमेल। दैट डिपेंड्स ऑन द जेनेटिक ऑफ द गैमेट, उस गैमेट का जेनेटिक्स क्या है, ठीक है। जैसे अब फीमेल होगी तो आपको बताया गया था कि फीमेल होमोगैमेटिक होगी। क्या होती है, फीमेल होमोगैमेटिक होगी तो वो सारे के सारे गैमेट जो है विद एक्स क्रोमोसोम प्रोड्यूस करती है, और मेल जो होता है वो हेटेरोगैमेटिक होता है, एक गैमेट प्रोड्यूस करता है विद एक्स, दूसरा प्रोड्यूस करता है विद वाई। और अगर ये चांसेस है, नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर देख लेंगे यहाँ पे तो ये XX हो जाएगा, दैट इज फीमेल, ये XY। अगर यही गैमेट इसके साथ फ्यूज किया तो फीमेल, यही गैमेट अगर Y के साथ फ्यूज कर जाएगा देन मेल। एक पॉसिबिलिटी ये भी बनेगी और लास्ट वाली ये बनेगी। अगर इन 4 पॉसिबिलिटी में हम देखें तो 2 मेल है हमारे पास और 2 फीमेल हैं, दैट इज इक्वल अपॉर्चुनिटी टू बी मेल एंड फीमेल। बराबर बराबर चांसेस होते हैं मेल और फीमेल होने के। ईच एंड एवरी अटेम्प्ट हैज इक्वल चांसेस टू बी मेल एंड फीमेल। कई बार कोई लोग गलत समझ लेते हैं, क्या ये वाला क्लास कराया है तो ये फीमेल है तो अगला वाला मेल चाइल्ड प्रोड्यूस होगा। ये नंबर पैटर्न थोड़े ना है भाई, ये आपको पॉसिबिलिटी बताई जाती है कि 4 हैं तो 4 में से 2 मेल 2 फीमेल, इक्वल चांसेस हैं 2/2, दैट इज 1:1 या 50% रेशियो आप निकाल लेंगे तो ईच एंड एवरी अटेम्प्ट हैज 50% चांसेस टू बी मेल एंड फीमेल। तो इस तरह का जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कहलाता है क्या, सिंगैमेटिक। मोस्ट ऑफ द मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन टू। कोई भी पंडित जी बता नहीं पाएंगे लड़का होगा लड़की, उसी समय डिसाइड। अगर पहले डिसाइड कर लिए तो बता दीजिएगा कि भैया हम हनी भी नहीं। अगर ऐसा होता तो आप डिसाइड कर सकते थे, वो तो आप ही नहीं डिसाइड करें। एक होता है एपिगैमेट, सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय एनवायरमेंटल इफेक्ट। इन्वायरमेंटल इफेक्ट की वजह से डिसाइड होगा कि मेल होगा या फीमेल होगी। जैसे एक एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है बोलेरिया,
इसमें देखिएगा क्या होता है, बोनेलिया में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद N1 प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो बोनेलिया में जो फीमेल होती है, देखिए जो N1 प्रोड्यूस हुआ है, मान लीजिए ये छोटा सा बोनेलिया है, ये अभी N1 है जो फॉर्म हुआ है न्यूली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, ये न्यूली फॉर्म हुआ है। जब ये जहां पे बनता है अगर वहां पे कोई फीमेल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे फीमेल नहीं रहेगी तो ये फीमेल में कन्वर्ट। ऐसी कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि जब बोनेलिया जो है अगर ऑलरेडी वहां पे फीमेल होगी तो ये क्या होगा, इसके प्रोबोसिस से जाकर के अटैच हो जाता है, इसके प्रोबोसिस से अटैच हो जाता है और ये यहाँ से इसके प्रोबोसिस ग्लैंड से कुछ हार्मोन रिलीज किए जाते हैं जिसकी वजह से ये मेल में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर फीमेल वहां रहती ही नहीं, ये अकेला रहेगा वहां पे, तो ये फीमेल। इस तरह की कंडीशन होती है ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन। N1 का जो सेक्स है तब डिटरमाइन किया जाएगा कि आसपास उसके कोई फीमेल है या नहीं है। कोई फीमेल होगी तो उसके प्रोबोसिस से अटैच होने के बाद वो मेल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फीमेल नहीं होगी तो वो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आगे बोलिए। क्रोकोडाइल, लो टेम्परेचर फेवर्स फीमेल फॉर्मेशन। अब देखिए जो फीमेल क्रोकोडाइल होगी वो एग ले करेगी, एग ले करने के बाद उस एग से हैचिंग होगी तो उससे बेबी क्रोकोडाइल निकलेगा। उसके बाद वो पानी में जाएगा, पानी का टेम्परेचर जैसा होगा उसके बेसिस पे डिटरमाइन कर दिया जाएगा कि वो मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में। अगर लो टेम्परेचर दैट मींस बिलो द 28 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर है तो फीमेल में कन्वर्ट हो जाएगी, इससे ज्यादा टेम्परेचर है तो मेल में कन्वर्ट। टर्टल, लो टेम्परेचर फेवर्स मेल फॉर्मेशन, इसमें उल्टा होगा। अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये मेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये फीमेल में कन्वर्ट। इनका सेक्स डिटरमिनेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। क्या पहले बनाओ बाद में डिसाइड करेंगे मेल होगा या नहीं। हाँ भाई, दैट डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो इस तरह का भी सेक्स डिटरमिनेशन है। सेक्स डिटरमिनेशन में ये प्रोगैमिक हो गया फर्टिलाइजेशन से पहले, सिम्गैमिक फर्टिलाइजेशन के दौरान, नहीं फर्टिलाइजेशन के बाद। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाइगेज।
लाइगेज और प्रोटीनर दो टाइप है सेक्स डिटरमिनेशन के। इसके पहले जैसे जो आपने पढ़ा एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, तो वहाँ आपको कोई जेनेटिक फैक्टर तो दिखाई नहीं दिया जिसकी वजह से मेल और फीमेल बनना है, वो तो एनवायरमेंटल फैक्टर डिसाइड करेगा। अगला है लाइगेज। इसमें एक होता है XY टाइप, जो मैंने आपको बताया था ना फीमेल फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट, वो यहीं पे अप्लाई होगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा हमेशा जो आप पहले लिखेंगे वो फीमेल, जो पहले लिखेंगे वो क्या होगा फीमेल फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट याद रखिए, यहाँ पे अप्लाई होगा। तो XX एंड XY टाइप, तो इसमें ये फीमेल है और ये मेल। ये कल आपको बताया गया था कि फीमेल XX है, यानी कि ये होमोगैमेटिक होगी। क्या है? होमोगैमेटिक होगी। और मेल XY है तो ये हेट्रोगैमेटिक होगी। ऑलवेज हेट्रोगैमेटिक पेरेंट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन। जब भी जो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए रिस्पांसिबल पेरेंट होगा, उस दोनों पेरेंट में से जो भी हेट्रोगैमेटिक होगा, आइदर फीमेल और मेल, दैट इज रिस्पांसिबल फॉर द सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ द प्रोजेनी। तो यहाँ पे फीमेल जो गैमेट प्रोड्यूस कर रही है वो XX, दोनों इसके एक ही जैसे गैमेट हैं, लेकिन मेल जो है दो तरह का गैमेट प्रोड्यूस करता है, तो ये हेट्रोगैमेटिक होगा। तो यानी सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, इस तरह के सेक्स डिटरमिनेशन के लिए कौन रिस्पांसिबल होगा? मेल रिस्पांसिबल होगा। तो यहाँ पे आप क्रॉस कराएंगे, इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन पाया जाता है मैमल में एंड फ्यू इंसेक्ट्स। लाइक ड्रोसोफिला, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ड्रोसोफिला का सेक्स डिटरमिनेशन इसी तरीके से होता है। तो मैमल्स में और कुछ इंसेक्ट में इसी तरह का सेक्स डिटरमिनेशन देखने के लिए मिलता है। तो ये लाइगेज टाइप है, ये टाइप फर्स्ट। दूसरा टाइप देखिएगा, दूसरा टाइप देखिएगा, ये टाइप है XY XX। फिर मैंने बताया पहले फीमेल बाद में मेल, ठीक है, या ZW ZZ WZ ये टाइप। इसमें जो पहले लिखा गया है ये फीमेल का सिंबल है और जो बाद में लिखा गया है ये मेल का सिंबल है। तो यहाँ पे फीमेल जो है कोई सा भी ले लीजिए आप, सब में वही आना है, ठीक है। तो मान लीजिए XY तो हो चुका है, ठीक है, कोई भी ले लीजिए, ZW या WZ ले लेते हैं, ZW ले लेते हैं। ZW ये फीमेल हो गई और मेल क्या हो गया, ZW लिखा है तो ZZ लिख लीजिए, ठीक है। तो ये मेल हो गया। मेल देखिए जब फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करेगी तो ये दो तरह के गैमेट बनाएगी, एक विद Z और दूसरा विद W। ये मेल जो है दोनों गैमेट ZZ होगा। अब यहाँ पे फीमेल रिस्पॉन्सिबल होगी चाइल्ड के मेल या फीमेल होगी।
ये दोनों फीमेल, ये दोनों फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ बटरफ्लाई में इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन पाया गया। लाइगेज टाइप की खासियत ये होती है that is male and female has equal number of chromosomes, दोनों में क्रोमोसोम की संख्या बराबर होती है, नंबर जो है वो बराबर होता है, कम या ज्यादा नहीं होता। ये लाइगेज टाइप की खासियत है, चाहे XY हो या XY XX हो, ZW ZZ WZ WW। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप जब भी लिखिएगा तो सिंबल अब ध्यान रख के लिखिएगा। शुरू में जब क्रॉस कराना था तो आप कुछ भी ले लीजिए, शुरू में जब आपको क्रॉस कराना था तो आप कुछ भी लिख लीजिएगा, लेकिन जब भी आपको सेक्स डिटरमिनेशन करना होगा तो पहला जो सिंबल लिखा होगा वो किसका होगा? फीमेल का होगा, नहीं तो ध्यान रखिए XY फीमेल दी होगी, बट इन द केस ऑफ फिशेस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और कुछ बटरफ्लाई, ह्यूमन तो लाइगेज टाइप हो गया। दूसरा है प्रोटीनर टाइप। प्रोटीनर टाइप में पहला है अब अगर यहाँ पे देखें तो ये है X0 टाइप, ठीक है, X0 टाइप बोलते हैं। तो इस तरह में ये फीमेल है पहले XX, तो फीमेल कैसी है? होमोगैमेटिक है, 2 गैमेट प्रोड्यूस करेगी। मेल कैसा है? ये हेटेरोगैमेटिक है। अब इसको ऐसे लिखते हैं A+X 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 और A+0, मतलब A इसलिए लगा देते हैं ऑटो से, इससे पता रहे, नहीं तो फिर ये 0 और सर्कल पता नहीं चलेगा, ठीक है। A पर ऑटोसोम, ठीक है, तो फीमेल के ऑटोसोम्स आधे आधे बढ़ जाएंगे और इसके ये सेक्स क्रोमोसोम हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं सेक्स डिटरमिनेशन के लिए, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम है XX, तो यहाँ पे हमने X और X रख दिया। इसका जो सेक्स क्रोमोसोम है वो X है और दूसरे में है ही नहीं, 0, कुछ नहीं। तो मेल 2 तरह के गैमेट प्रोड्यूस करता है, 1 गैमेट विद द सेक्स क्रोमोसोम एंड 1 गैमेट विदाउट द सेक्स क्रोमोसोम। तो जो गैमेट विदाउट सेक्स क्रोमोसोम होगा वो मेल प्रोड्यूस करेगा और जो विद सेक्स क्रोमोसोम होगा वो फीमेल प्रोड्यूस करेगा।
लिखिए भाई 2a प्लस x हो जाएगा, दैट इज द फीमेल। 2a प्लस x0, तो x0 क्या है? मेल। तो अगर एक सेक्स क्रोमोसोम होगा तो मेल, अगर दोनों सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे तो फीमेल। इसका एग्जांपल, मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग द ग्रासहोपर, कॉकरोच, स्क्वैश बग एंड एस्कैरिस। इसी का दूसरा टाइप है x0 XX, अब की बार x0 जो है वो हेटेरोगैमेटिक फीमेल, या Z0 ZZ, Z0 एंड ZZ, तो फीमेल दो तरह के गैमेट प्रोड्यूस करेगी, वन ऑटोसोम विद सेक्स क्रोमोसोम, वन ऑटोसोम विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, and male produces two gametes, that is homogametic, and both gametes with the sex chromosome. Two a plus Z, two a plus Z, प्लस कुछ बटरफ्लाई में और मॉथ में इस तरह का सेक्स डिटरमिनेशन देखने के लिए मिलता है। x0 XX या Z0 Z0। देखिए दूसरा आप पढ़ रहे थे प्रोटीनर टाइप, इसकी खासियत क्या होती है? मेल और फीमेल में दोनों में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते हैं, किसी में एक में क्या होगी, एक क्रोमोसोम की कमी, या बोल सकते हैं दूसरे में एक ज्यादा होगी।
नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट इक्वल इन द मेल एंड फीमेल, दोनों में बराबर नहीं होंगे। अगला देखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है प्रोबेबिलिटी टू बी मेल एंड फीमेल, यानी चाइल्ड के कितने परसेंट चांसेस होते हैं मेल और फीमेल होने के। तो इन जनरली अभी जो हम जनरल क्रॉस कराते हैं यहाँ XX और XY के बीच में जो क्रॉस कराते हैं, तो यहाँ से हमको 2 मेल और 2 फीमेल मिलती हैं। तो यहाँ से टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमारे पास 4 हैं, ठीक है। तो अगर हम मेल के चांसेस निकालें इसमें से, तो मेल के चांसेस एक्चुअली 2 मेल थे, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 4। तो 4 में से 2 मेल चाइल्ड होने के चांस है, दैट इज 1/2 या 50%। यही फीमेल के लिए या डॉटर के लिए होगा। 2 फीमेल हैं, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? 4, 1/2 50%। मतलब मेल और फीमेल होने के जो चांसेस होते हैं वो कितने होते हैं? 50%, ठीक है। लेकिन यहाँ जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, क्या करते हैं? प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो वहां पे एक तो यहाँ 2 तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। एक हम निकालते हैं मैथमेटिकल वैल्यू और एक निकालते हैं बायोलॉजिकल वैल्यू। मैथमेटिकल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला जो होता है वो आपका 1/2 टू दी पावर n, और बायोलॉजिकल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है n/, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, नहीं बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोबेबिलिटी अगर निकालना है 2 टू द पावर s हो जाएगा, यहाँ पे 1/n/2 टू द पावर s, ठीक है। ये बायोलॉजिकल वैल्यू निकालने का फार्मूला है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपसे क्वेश्चन दे दिया गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 चिल्ड्रन, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 चिल्ड्रन निकालिए कितना होगा। दोनों वैल्यू निकालिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 चिल्ड्रन, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सन निकालिए। एक्चुअली यहां से आप डाटा दिया सन निकालिए, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सन, देखिए 5 सन होने के लिए चांसेस क्या है? तो पहली बात तो 5 मिनिमम अटेम्प्ट होने ही चाहिए भाई, यही तो है कि मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे कि 5 अटेम्प्ट हुए और 5 में लड़के हो गए, ठीक है। तो इसके लिए 1/2 टू दी पावर n, जहां n इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, तो यहाँ n इक्वल टू 5 होगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट मिनिमम कितने होने चाहिए?
5 भाई 5 लड़का होने के लिए 5 मिनिमम अटेम्प्ट होने चाहिए, जिसमें हम ट्विंस नहीं कंसीडर करते, नहीं तो वहीं से आपका मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल वैल्यू सब फेल होते हैं। ठीक है, यहाँ आप ट्विंस कंसीडर नहीं करेंगे तो 1/2 टू दी पावर n, तो 1/2 टू दी पावर 5 कितना आ जाएगा? ये चांसेस हैं, ये मैथमेटिकल वैल्यू है इसकी 1/32%, ये चांसेस होंगे 5 सन। बायोलॉजिकल अगर वैल्यू निकालेंगे तो बायोलॉजिकल वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा? बायोलॉजिकल वैल्यू हो जाएगा n/2 टू दी पावर n, तो n हो गया 5 और 2 टू दी पावर n हो गया तो 5/32। ये इसकी क्या है? बायोलॉजिकल वैल्यू। अगला निकल जाएगा फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डॉटर। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 डॉटर। तो 4 डॉटर के लिए चांसेस क्या हो जाएंगे? n = 4 हो जाएगा, तो 1/2 टू दी पावर 4 दैट इज बायोलॉजिकल क्या हो जाएगा? n/2 टू दी पावर n होगा, तो n 4 है, 2 टू दी पावर n 16 है, तो ये भी ये हो जाएगा आपका 1/4। ये आपका बायोलॉजिकल वैल्यू आएगा और ये आपका मैथमेटिकल वैल्यू। फिर देखिएगा एक क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सन एंड डॉटर पूछ लेता है। ये तो आपसे पूछा जा रहा था कि 5 सन हैं तो उनके क्या चांसेस होंगे, तो उनमें मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल वैल्यू आप बता देंगे। 4 डॉटर हैं, इंडिविजुअली अगर पूछेगा तो आप इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन अगर दे दिया गया कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चिल्ड्रन इन विच 4 आर डॉटर एंड 3 आर सन, तो 4 बच्चे उसमें जो हैं क्या हैं? लड़कियां हैं, 4 डॉटर्स हैं और 3 सन हैं, इनके कितने % चांसेस होंगे, तो इसको कैसे निकालें? ठीक है, तो इसके लिए हमको एक फार्मूला अप्लाई करना पड़ता है। ये इतना समझ में आ गया? अगर आपसे कॉम्बिनेशन में पूछ ले, क्या करें? कॉम्बिनेशन में पूछ ले कि सन एंड डॉटर दोनों दे दिया गया है, देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 चिल्ड्रन। 7 चिल्ड्रन में आपको बता दिया गया क्या कि 4 डॉटर हैं और 3 सन हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बताइए। अभी तक तो एक का पूछा जा रहा था, तो एक का आपको मैथमेटिकल और बायोलॉजिकल दोनों बता ले जा रहे थे। अगर आपसे कॉम्बिनेशन में पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? इसके लिए एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का एक फार्मूला होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं NCR का फार्मूला जो होता है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फार्मूला होता है जहां n = होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन, और r = होता है नंबर ऑफ सन और डॉटर। कोई एक ले लीजिएगा, नंबर ऑफ सन और डॉटर कोई एक ले लीजिएगा। तो जैसे मान लीजिए इस क्वेश्चन को मैं करके बता दे रहा हूं कि आपसे क्या पूछा गया है, 7 चिल्ड्रन पूछा गया है, n = आपका क्या आ गया है यहाँ पे क्वेश्चन में 7। r की वैल्यू क्या लेंगे? नंबर ऑफ सन ले लीजिए चाहे नंबर ऑफ डॉटर ले लीजिए। चलिए पहले नंबर ऑफ डॉटर ले लेते हैं, ठीक है, दोनों से मैं करके बता दे रहा हूं। पहले नंबर ऑफ डॉटर ले लेते हैं, r = 4 आ गया, तो हम n का फैक्टोरियल, n है हमारा 7 का फैक्टोरियल करेंगे अपॉन r है, r हमने लिया है 4 का फैक्टोरियल करेंगे अपॉन n माइनस r, तो n माइनस r, n है हमारा 7 और r लिया है हमने 4। अब इसका फैक्टोरियल करेंगे, 7 का फैक्टोरियल होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 4 का फैक्टोरियल
4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 माइनस 4 कितना होगा? 3, ठीक है, इंटू, ठीक है, 3 इंटू 2 इंटू 1। अब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कट गया। तो ये कितना आ गया? 6 बचे 30। सॉरी, पहले 2 से काटिए, 3, 3 से 3, तो 7 बचे 35। अभी ये सिर्फ आया है आपका, अभी आप प्रोबेबिलिटी नहीं बता पाएंगे। प्रोबेबिलिटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मैथमेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फाइनल प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैथमेटिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए मैथमेटिकल वैल्यू आपको हर एक केस में निकालना पड़ेगा। तो इसकी मैथमेटिकल वैल्यू क्या होगी? 1/2 टू द पावर n मतलब 7 कितना होगा? कटेगा 5 से ना, नहीं 7 7 5 12 डेसिमल में कौन सा? क्या हुआ? नहीं कटेगा तो छोड़ देते हैं ना हम। कौन सा पॉइंट में कौन सा सन और डॉटर प्रोड्यूस करेंगे ये बताइए। तो अगर नहीं कटेगा तो इसी रेशियो को यहीं पे छोड़ देते हैं, यही हमारा आंसर आ जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। अगर देखिए आपकी कोई फाइनल डिजिट आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आप वहीं पे छोड़ दीजिए। आगे बता दीजिए, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सन एंड 2 सन 2 डॉटर बता दीजिए। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 सन एंड 2 डॉटर। दोनों निकाल के फाइनल में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आएगा। मैथमेटिकल वैल्यू आपको हर एक कंडीशन में निकालना है। 1/64 ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपको दिया गया था क्या? 2 सन 2 डॉटर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने? 4। तो n = 4, 4 × 3 × 2 × 1 अपन r क्या है? चाहे नंबर ऑफ डॉटर या सन ले लें बराबर ही है। 2 × 1 ब्रैकेट में क्या है? टोटल 4 - 2 फिर 2 हो जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा क्या? 2 × 1 क्या आ गया? 6 ठीक है। अब यहाँ से 6 आ गया। अब यहाँ से जो है हम निकालेंगे मैथमेटिकल वैल्यू। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है कितने? 4, तो 1/2 टू द पावर 4 तो यानी 1/16 आ जाएगा, 1/16। फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू से तो हमारा आ जाएगा 6/16। दो 3 6 2 8 16। यहाँ जो मैथमेटिकल वैल्यू में हम लेंगे वो दोनों का लेंगे ना। टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन मैथमेटिकल वैल्यू में होता है टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। यहाँ पे जो n की वैल्यू होती है वो होता है नंबर ऑफ सन और डॉटर। यहाँ r की वैल्यू होती है। n तो टोटल हमेशा
टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन आएगा ना। आर की वैल्यू जो है वो नंबर ऑफ सन या डॉटर है, तो वहां तो यही आएगा 3/8, यही आएगा ना। क्या हुआ अभी सोच में पड़े हुए? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 सन एंड 1 डॉटर। लास्ट है 1 सन एंड 1 डॉटर। Find out the probability of 1 son and 1 daughter. आया ना? तो यही बात तो आपको पहले सिंपल कैलकुलेशन से बता दी गई। अगर आप इससे भी करेंगे तो रिजल्ट आपका वही आएगा। जैसे आप देखिए 1 सन 1 डॉटर, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गए 2, तो 2 गुणे 1, कुछ करना नहीं है, 2 आया। ठीक है, 1 सन है तो 1 into 2 सॉरी 2 - 1 फिर 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 2, यहाँ से वैल्यू आ गई। मैथमेटिकल वैल्यू 2 जगह के लिए निकालेंगे तो n = 2, तो 1/2 टू द पावर 2, तो ये आ जाएगा 1/4 into 2, तो ये आ जाएगा 2/4 = 1/2 50। आप सॉल्व कर लीजिए हमेशा। 1 सन 1 डॉटर के लिए नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी वही रहेगी, 50% चांसेस रहेंगे। आप चाहे जैसे प्रूव कर लीजिए, आना वही है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन पेपर बढ़िया बनाने वाला होगा तो इस पे क्वेश्चन दे देगा।